आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 30 मई को 9 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 30 मई को पूरे उत्तर प्रदेश में जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव धर्मपाल सिंह ने कहा कि जनसंपर्क अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाना है। वहीं महासचिव सुनील बंसल को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। अश्विनी त्यागी को उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं केंद्रीय समिति कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी। 30 मई से लेकर 30 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो आपको बता दें, महासचिव सुनील बंसल को यूपी की जिम्मेदारी मिली है। वहीं 30 मई से लेकर 30 जून तक बीजेपी की ओर से शुरू इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। महासचिव सुनील बंसल को वहीं यूपी की जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद ये अभियान चलाया गया है। वहीं 30 मई से 30 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा। वहीं केंद्रीय समिति कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी इस कार्यक्रम के दौरान। और अश्विनी त्यागी को भी उत्तराखंड की जिम्मेदारी दे दी गई है, आपको बता दें। वहीं महासचिव सुनील बंसल को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इस कार्यक्रम के जरिए घर घर तक बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का अभियान रखा गया है। वहीं जिसको लेकर महासचिव धर्मपाल सिंह ने कहा कि जनसंपर्क अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाना है। वहीं महासचिव सुनील बंसल को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही अश्विनी त्यागी को उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुहानी जुड़ चुकी है। तो सुहानी, अब बीजेपी सरकार एक बार फिर से इलेक्शन मोड में दिख रही है। निकाय चुनावों के बाद अब उन्होंने 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के जो सरकार जो 9 साल पूरे होने जा रहे हैं 30 मई को, तो उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक जो जनसंपर्क जो एक अभियान चलाया जा रहा है। पूरे 30 मई से लेकर 30 जून तक ये रैलियां होंगी। अब उसको बता दें कि इसमें जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो जनसंपर्क जो 9 साल पूरे और इसी पे सेलिब्रेट करेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के काम पूरे जो घर घर जाके पहुंचाया जाएगा कि उन्होंने क्या सुविधाएं दी, क्या युवाओं के लिए सुविधाएं दी, क्या काम किए हैं और 9 साल में क्या ऐसा चेंजेस हुआ है हमारे भारत में या हमारे उत्तर प्रदेश। तो पूरे ये सब चीजें जो है घर घर जाके पहुंचाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के आने पर, बीजेपी सरकार आने पर हमारे देश में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या हुआ है। तो ये सब चीजें किया जाएगा। वही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन सब चीजों को करने के लिए जो महासचिव धर्मपाल सिंह है, उनको जनसंपर्क अभियान के माध्यम से और केंद्र सरकार को घर तक पहुंचाएगा। महासचिव सुनील बंसल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अश्विनी त्यागी को उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है। तो वही तमाम ऐसे नेता हैं जो कि पूरे एक अच्छे से पूरे उत्तर प्रदेश में इस चीजों को सेलिब्रेट करेंगे और घर घर तक पहुंचाएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार में हमारा जो देश है, जो उत्तर प्रदेश है या पूरे भारत जो कितनी उसमें चेंजेस हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ है। उन सब चीजों को लेकर पूरा जो बीजेपी सरकार के जो जितने भी नेता है, चाहे वरिष्ठ नेता हो, जो है छोटे कार्यकर्ता हो, इस सभी चीजों को लेकर तैयारियां कर रही है। वही प्रधानमंत्री मोदी खुद इस चीज के लेकर तैयारी कर रहे हैं और लोगों के संपर्क में जाएंगे, अभियान करेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनसे अपनी बातें कहेंगे और क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां दी है भारत को, क्या क्या चीजें बढ़ाई है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सुहानी, जो ये 1 महीने का कार्यक्रम है पार्टी की ओर से, तो क्या इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के शामिल होने की उम्मीद है?
जी आपको बता दें ईशा, अभी इस पे कोई चर्चा नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि जो बीजेपी सरकार होती है वो कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव में जीत जो हासिल किया, अब उसको लेकर अब वो दूसरी जो 2024 का लोक चुनाव आ रहा है उसको लेकर काफी एक्शन मोड में है और इसकी तैयारी कर रही है। आपको बता दें सभी जो जितने भी पार्टी होती है, विपक्ष पार्टी हो चाहे या सपा, जितनी भी पार्टियां हैं सभी 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है और इसे लेकर रैलियां से लेकर जनसंपर्क से लेकर सभी जितनी भी पार्टियां सभी तैयारी कर रही है। वही बात करें प्रधानमंत्री मोदी के, तो उनका खुद 9 साल का ये पूरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बता दें कि इन रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं और इन सब चीजों पे अपने लोगों को बताएंगे। वही बता दें इनके जो तमाम जो धर्मपाल सिंह जो महासचिव हैं वो इस सब की तैयारियों में जुटे हुए हैं और ये सब करेंगे। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे और लोगों के जनसंपर्क करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि आखिर 9 साल में कितने सारे बदलाव हुआ है बीजेपी सरकार में। तो कह रहे थे कि जो ये लोकसभा चुनाव आ रहा है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पार्टी के लिए हो सकता है। सभी पार्टी इस चुनाव के लिए कमर कस चुकी है और तैयारियों में जुट गई है। जी सर। तो सुहानी, बीजेपी सरकार ने अगले लोकसभा चुनाव में 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, तो क्या ये उसी लक्ष्य को लेकर तैयारियां की जा रही है सरकार की ओर से? जी आपको बता दें कि ये लोकसभा चुनाव जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी लोकसभा चुनाव जो है वो काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी सरकार के लिए, चाहे अन्य पार्टियों के लिए भी। तो वो अपना जिस तरह से निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप किए 17 पे 17 नगर में, वैसे ही वो लोकसभा चुनाव भी अपना जीतना चाहती है। और वही बता दें कि अन्य जो इसमें सबसे बड़ा मोड़ ये आया है कि ममता बनर्जी जो है वो साफ तौर पर कह रही हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अगर हराना है तो हमें अपनी तरह से मजबूत करना पड़ेगा, अपनी पार्टियों को मजबूत करेंगे। वही अब वो कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गई हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब से कर्नाटक में जीत हुई है कांग्रेस की, तब से हमें उनका साथ देना चाहिए और जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां हम कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार हैं। वही इस बार जो ममता बनर्जी है काफी एक्शन मोड में दिख रही है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार बीजेपी सरकार को हराना है तो हमें एकजुट होना है। वही आपको बता दें सपा भी अखिलेश यादव भी जाकर ममता बनर्जी से मिले, नीतीश यादव से भी सपा जाके मिले। तो इसे पूरी जो जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं वो सभी रणनीति बना रही है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण है और सभी पार्टी अपने इसमें कमर कस चुकी है और मैदान में उतरने के लिए अभी से तैयार हो गई है। और जितनी भी पार्टी है वो सभी लगातार रैलियां कर रही हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और जाके अपनी रणनीति बनाने के लिए अलग अलग गठबंधन करने के लिए भी तैयार है। तो इसे देखा जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरी चुनाव की तैयारियों में सरकार जो जितनी भी पार्टियां हैं वो जुट जाती हैं और अब जो भी आती है जो भी चुनाव होता है उसमें सभी पार्टियां अपने पूरे तरह से अब जनता के संपर्क में आती है, उनसे बात करते हैं, अपनी उपलब्धियों को गिनाते। तो ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 9 साल पूरा हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के, तो अब लोगों के संपर्क में जाएंगे और उनसे बात करेंगे और अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। जी सुहानी, जहां निकाय चुनाव में बीजेपी को नगर पालिका में अधिक सीटें मिली, वहीं ग्रामीणों में वोट शेयर बीजेपी का कम देखने को मिला है, तो क्या कुछ कहेंगे इस पे? जी आपको बता दें कि जो जैसे आप देखिए नगर निगम में जो 17 के 17 सीटें पर क्लीन स्वीप की, वही नगर पालिका में भी कुछ, लेकिन नगर पंचायत में जो देखने जा रहा है कि उतना कम नहीं है। तो लेकिन कहा जाएगा कहीं ना कहीं जैसे होता है कि कुछ लोगों को सही लगता है बीजेपी से, कुछ लोगों की उनकी जो रणनीति हो सही नहीं लगता है। तो ये नहीं कहा जाएगा कि नगर निगम या जो नगर निकाय का चुनाव है उसमें जो बीजेपी सरकार फतह नहीं की है। कुछ हद तक जो उनके विपक्ष पार्टियाँ थी या कहे कि जो उनके बागी नेताओं की वजह से जो इसमें कम देखने को वोट मिला है, तो कहीं ना कहीं ये उतना उनके लिए हानिकारक नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बताया जा सकता है कि नगर निकाय का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार फतह हासिल की और इसका जो असर हो वो लोकसभा चुनाव पे पड़ सकता है और इसलिए इसमें जो बीजेपी सरकार थी वो निकाय चुनाव को लेकर काफी अपना एक्शन मोड में थी, चाहे वो सुबह के। लेकिन सुहानी, हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कल बीजेपी सरकार के वोट शेयर के कम होने की बात कही थी, क्या कुछ कहेंगे आप उस पे? जी आपको बता दें कि जो जितने भी विपक्ष है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, चाहे वो सपा के जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस बार जो निकाय चुनाव में कम वोट मिले हैं बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं उनके ये जो अत्याचार कर रहे थे, जो तानाशाही कर रहे थे या जो जनता को जो महंगाई से मार रहे थे, तो उसका जवाब जो जनता दी है। लेकिन इसमें कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो नगर निगम का जो चुनाव था 17 पे 17 वोट जो
जीते थे, उससे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो जनता है अभी भी बीजेपी के सपोर्ट में है। और कम वोट मिलने से ये साफ तौर पर ये नहीं हो जाता है कि इतना ही कम वोट मिला और उसे जनता का संपर्क नहीं मिला है। अब देख सकती हैं कि नगर पालिका में भी उनका सपोर्टर है और नगर निगम में भी जो जितने भी चुनाव हुआ उस पर भी पूरे के पूरे उनके वोट मिले। तो कहीं ना कहीं हद जो है, आपको बता दें कि जनता आज भी बीजेपी के संपर्क में है, क्योंकि क्लीन स्वीप करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अपना मुद्दा लगाने के लिए वो बताती है कि कम वोट मिला है, चाहे वो तो जो आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा, चाहे जो बसपा, उन्होंने तो साफ तौर पर ये भी कहा था कि इस बार दबाव डाला के, अधिकारियों पर दबाव डाला के और जो भी परिसीमन हुआ था उसमें धांधली हुआ। तो इस पर उनका ये भी इल्जाम लगाया था कि इस बार धांधली करवा के चुनाव पे जीत हुआ है। तो कभी ईवीएम का जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद सुहानी। तो वहीं अब देखना होगा कि ये 1 महीने का जो बीजेपी सरकार की ओर से कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका लोकसभा चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं महासचिव, तो आपको बता दें इस कार्यक्रम में 30 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा ये कार्यक्रम। बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी सरकार अपनी कामयाबियों को गिनाएगी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां सर्किट हाउस में एमएलए और सांसद के साथ संवाद भी करेंगे। साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद वे प्रेस वार्ता भी करेंगे। इसके अलावा वे जनमंच सभागार में आयोजित महाराजा भागीरथ जयंती समारोह में भी शामिल होंगे और इसके बाद वे लखनऊ भी जाएंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। तो गौरव, आज केशव प्रसाद मौर्य का सहारनपुर दौरा है, तो क्या कुछ तैयारियां हुई है सहारनपुर में दौरे को लेकर? देखिए केशव प्रसाद मौर्य का सहारनपुर और इस वक्त हम कलेक्टर सभागार में मौजूद है। देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन आने जाने वाले लोगों को काफी समय से बाहर ही रोक दिया गया है और वीआईपी सुविधा जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही केशव प्रसाद मौर्य को आने दिया जाएगा और बहुत ही व्यवस्था है, सड़कों की काफी व्यवस्था कराई गई है प्रशासन के द्वारा। जी, तो केशव प्रसाद मौर्य कितने दिन तक सहारनपुर में रुकेंगे, वहीं साथ ही क्या क्या वो कार्यक्रम है जिनके लिए वो शामिल होंगे सहारनपुर में? देखिए सहारनपुर में कलेक्टर सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित करेंगे। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। इसके पश्चात सर्किट हाउस के लिए रवाना होंगे, जहां पर पार्टी के जनप्रतिनिधि अधिकारियों से वार्तालाप करेंगे और 2024 की चुनाव को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं यूपी के डिप्टी सीएम। वहीं ये भी है, वहीं केशव प्रसाद मौर्य समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो बैठक में क्या कुछ चर्चाएं करेंगे वो एमएलसी चुनावों को लेकर? देखिए आपको बता दूं कि चुनाव एक बहुत बड़ा रुझान है, बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले समय के लिए भाजपा इस तरीके से लगातार तैयारियां कर रही है और इस तरीके से कैंपेन के लिए जुटी हुई है। और आने वाला समय 2024 में क्या लगता है आपको, केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है और मोदी भाजपा के बहुत बड़ा कैंपेन का विषय है। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद गौरव। तो आपको बता दें आज केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर के दौरे पर जाएंगे। वहीं दौरे को लेकर सहारनपुर में तैयारियां जोरों शोरों पर है। केशव प्रसाद मौर्य का सहारनपुर दौरा है जिसमें वे अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। वहीं उसके बाद वे मीडिया से भी बातचीत करेंगे। साथ ही एमएलसी चुनावों की तैयारियों को लेकर भी वे बातचीत करेंगे अधिकारियों से। वहीं बीएसपी वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा अभियान चलाएगी। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को गांव-गांव वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव तक संगठन को मजबूत करने और निकाय चुनाव की सभी कमियों को दूर करते हुए मिशनरी लक्ष्य में जुटने की अपील की है। इससे पहले बृहस्पतिवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक भी की थी। तो आपको बता दें लोकसभा चुनाव तक संगठन को मजबूत करने के लिए मायावती जोर दे रही है। वहीं इसके लिए वह वोट हमारा राज तुम्हारा अभियान चला रही हैं। वहीं इसके जिसको लेकर उन्होंने बृहस्पतिवार को मीटिंग भी की थी।
वहीं पदाधिकारियों को उन्होंने अभियान को लेकर निर्देश भी दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, बीएसपी एक अभियान चलाने जा रही है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, तो क्या है ये अभियान? इस अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद सभी राजनीतिक दलों के द्वारा समीक्षा बैठक की जा रही है। कल बहुजन समाज पार्टी के अंदर में एक बड़ी बैठक की गई जिसमें पार्टी के उच्च पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें हार की समीक्षा की गई और साथ ही साथ पार्टी के कोष पर बात की गई। और साथ ही कल अगर बात करें तो कल से बहुजन समाज पार्टी एक अभियान का शुभारंभ की है जिसका नाम वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इस टैगलाइन के साथ एक नए अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अलग अलग कोने में जाके बहुजन समाज पार्टी के लोग कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक श्री काशीराम जी की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी उसी आधार पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि काम करें। आपको बताएं कि अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी से पहले काशीराम जी बामसेफ चलाते थे और बामसेफ के जब दल हुआ करता था उस वक्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक चार्ट पट्टी यानी कि एक जमीन पर बैठकर विचार विमर्श करते थे। इसी क्रम में इसी तरीके से एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में होगी। आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो लोकसभा का चुनाव 2009 का ले ले या 2014 का ले ले या 2019 का ले ले या विधानसभा 2012 का ले ले या 2017 का ले ले या 2022 के विधानसभा चुनाव को ले ले, बहुजन समाज पार्टी का लगातार ग्राफ गिरते हुए आया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री मायावती अपने कार्यकर्ताओं से इस मामले को लेकर विचार विमर्श करते हुए नजर आई। साथ ही अगर बात की जाए तो कल की इस बैठक में साफ तौर पर बीएसपी चीफ सुश्री मायावती के चेहरों पर साफ तौर से एक मायूसी झलक रही थी। उनका कार्यकर्ताओं से कहीं ना कहीं एक निवेदन करते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को अब कोष की जरूरत है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के जो एक ट्रेजरी जो खजाना होता है, ट्रेजरी होती है। पार्टी ने गांव चलो अभियान चलाया था, इसके बाद अब एक ये नया अभियान चला रही है, तो क्या ये अभियान 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कोई संजीवनी बूटी साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लोकसभा के चुनाव में महज अब 1 साल से कम का समय बचा है, जहां सभी राजनीतिक दल पूरे एक्टिव मोड में अपने चुनाव प्रचार में 24 को लेकर लग गए हैं। तो एक तरफ जहां निकाय चुनाव के दौरान गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई थी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, मगर जमीन पर ये अभियान पूरी तरह से सक्रिय नजर नहीं आया था। उसके ठीक बाद अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक नए नारे के तहत एक नए अभियान की शुरुआत की जा रही है कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इस अभियान के तहत अब बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाएगी और साथ ही साथ प्रदेश के साथ साथ जहां भी बहुजन समाज पार्टी जिस स्टेट में अस्तित्व में रहती है वहां पे भी अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर जिम्मेदारियां तय की गई हैं और मंडल स्तर पर कोऑर्डिनेटरों की भी चयन कर लिए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस अभियान से बहुजन समाज पार्टी को कितनी सफलता मिलती है वो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद साफ होगा। मगर बात करें तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव हो बहुजन समाज पार्टी को महज 1 सीटें मिली, मगर वोट परसेंट अभी भी बहुजन समाज पार्टी के पास है, जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी पूरी दमखम लगाकर और 2024 को चुनाव को भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं विभांशु, मायावती ने मीटिंग के दौरान अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी, वहीं क्या कुछ इसका उन्हें फायदा मिल सकता है लोकसभा चुनाव में? जी अगर बात की जाए तो अगर इसको तुलना करके देखें 2019 के चुनाव से
तो 2019 के चुनाव में वह अभी तक का सबसे बड़ा गठबंधन हुआ था जाति के आधार पर, जिससे कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पंडितों ने एक बड़ा अपेक्षा लगाया था। अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति में बहुजन समाज पार्टी को सीटें मिली, एक बेहतर सीटें मिली। अब कहीं ना कहीं देखें तो 1 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक बैठक होती है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती की तरफ से कहा जाता है कि 1 ला चलो नारे के तहत हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और बात करें तो निकाय चुनाव में पूरी तरह से अलग थलग नजर आई है बसपा, और आने वाले दिनों में अब देखने वाली बात होगी कि क्या 1 ला चलो नारे पर कायम रहेंगी मायावती या किसी दल के साथ गठबंधन करेंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद विभांशु। तो आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। मायावती ने बीएसपी का वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा अभियान चलाने की तैयारी में है बीएसपी पार्टी। आपको बता दें, गांव-गांव अभियान चलाने को लेकर बीएसपी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं अब इस पार्टी का क्या कुछ फायदा मिलेगा लोकसभा चुनाव में, ये तो देखने वाली बात होगी। बीएसपी का वोट हमारा राज तुम्हारा अभियान चलने जा रहा है। वहीं ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील ने जल्द सुनवाई की मांग की है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट मामले में जल्द सुनवाई के लिए तैयार है और आज मामले में सुनवाई होगी और फैसला भी जल्द आएगा। तो आपको बता दें, आज कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे का मामला है पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने इस पर रोक लगाने की बात कही थी। ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे को लेकर आज फैसला आ सकता है। कथित शिवलिंग को लेकर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की बात कही थी। आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर सुनवाई भी होनी है। वहीं बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, इस मामले पर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पर जल्द सुनवाई की भी बात कही है। कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे का मामला है ये। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने जल्द सुनवाई की बात कही है। वहीं आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आ सकता है। आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। वहीं आज इस पर सुनवाई होगी और कोई बड़ा फैसला निकल कर आने की उम्मीद है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। अब इस पर फैसला आएगा तो देखना होगा कि ये फैसला मुस्लिम पक्ष की ओर जाता है कि नहीं। ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वहीं आज इस पर फैसला भी आएगा। वहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि ये फैसला मुस्लिम पक्ष की ओर आता है या नहीं। कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, वहीं इस मामले को लेकर काफी समय से बहस छिड़ी हुई है। जहां हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग कह रहा है तो वहीं मुस्लिम पक्ष इस बात से इनकार करता नजर आ रहा है। आपको बता दें, कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे का मामला है ये। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने जल्द सुनवाई की बात कही है। ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे का ये मामला, कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे की बात कही गई थी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बता दें आपको, इलाहाबाद कोर्ट से फैसला आने के बाद उन्होंने ये याचिका दाखिल की थी। वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रितेश जुड़ चुके हैं। तो रितेश,
अब आज इस शिवलिंग को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो क्या कुछ फैसला आ सकता है? देखिए, सुनवाई की जहां तक बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही ज्ञानवापी मस्जिद का जो है वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था, ताकि यह तय हो कि क्या मस्जिद में पाई गई आकृति शिवलिंग है या जैसा कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा था, वही मुस्लिम पक्ष का जो दावा था वो ये दावा कर रहा था कि वो फव्वारा है। इसको लेकर के आज जो है मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका दायर की थी, तो आज उसकी सुनवाई भी होनी थी। चीफ जस्टिस की बात करें, डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के लिए राजी भी हो गई थी। इसके जो वरिष्ठ वकील हैं हुजैफा अहमदी मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मामले में कोर्ट में पेश होंगे। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने फाइनल जजमेंट आने से पहले ही सर्वे का आदेश दे दिया। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 22 मई को करेंगे, तो अहमदी ने कहा कि उस दिन तो एएसआई अपना सर्वे शुरू कर देगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय की थी। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो कार्बन डेटिंग के जरिए किसी भी प्राचीन आकृति इमारत की उम्र पता लगाने में जो मदद मिलती है, वो उससे मदद करने के लिए इस बात को कही जा रही थी, जिसके लिए पूरी तरीके से मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उन्होंने याचिका दायर की, और याचिका दायर के बाद आज सुनवाई होगी। अब यह देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। जी, अब ये तो जो मुस्लिम पक्ष है उनके क्या कुछ दावे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, जिसको लेकर उन्होंने ये जो अर्जी है वो दाखिल की है? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह आ रही है कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूरे मामले को लेकर सीजीआई के पास ये पहुंचा है। अब सीजीआई ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट हुफैजा अहमदी से कहा है कि वह पूरे मामले को देखेंगे, और जो अहमदी ने उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट पूरे मामले में दोहरा रुख अपना रहा है। और इसकी बात अगर की जाए तो हाईकोर्ट में जो चुनौती दी गई थी, उस चुनौती के बाद से मामला जब सिफर रहा, तो उसके बाद आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई होगी, और उसके बाद ये फैसला आएगा कि आखिर फैसला किस पक्ष में किया जा सके। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद रितेश। तो बात होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट ज्ञानव्यापी मामले को लेकर क्या कुछ बड़ा फैसला सुनाता है। वहीं यूपी के दो बड़े आईएएस अफसरों अमित मोहन प्रसाद और प्रांजल यादव के खिलाफ लोकायुक्त ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है। बता दें कि दोनों अफसरों के खिलाफ फायर फाइटिंग सिस्टम और बिजली के काम बिना मानकों का पालन किए अलॉट करने, स्वास्थ्य विभाग में तैनाती के दौरान अपने चहेती निजी कंपनी को कार्य आवंटित करने का आरोप लगा है। इसकी शिकायत पर उपलोकायुक्त ने मामले में प्राथमिक से जांच की थी। मामले में गड़बड़ी के साक्ष्य मिलने पर विस्तृत जांच शुरू की गई, जिसके बाद जांच के दायरे में 3 और अफसर भी रहे हैं। उपलोकायुक्त ने इन आरोपी अफसरों को शपथ पत्र के साथ आरोपों के जवाब देने के लिए कहा है। बता दें कि लखनऊ निवासी महेश चंद्र श्रीवास्तव ने इन अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की है। तो मैं आपको बता दें, आईएएस पर भ्रष्टाचार के आरोप मिले हैं। वहीं अब जांच में ये आरोप सही पाए गए हैं। साथ ही इस मामले में 3 और अफसरों का नाम सामने आया है। लोकायुक्त ने 5 अफसरों से मांगी है रिपोर्ट। आईएएस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आपको बता दें। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, जो आईएएस अफसरों पर मामला है, इसमें क्या कुछ निकल कर आया है जांच के बाद? देखिए, जिस तरीके से 2 आईएएस हैं, अमित और प्रांजल, यानी कि जो दोनों ये आईएएस हैं, इनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे थे, इन मामलों की जांच जो है की जा रही थी। जांच के बाद जो आरोप सिद्ध हुए हैं, उसके बाद इनसे लिखित में जवाब तलब किया गया है, क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप थे, फिर चाहे फायर सिस्टम की कही जाए, फायर फाइटिंग सिस्टम ठीक ना होने को लेकर के जो टेंडर देना, इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग में की बात की जाए या फिर जो अन्य कंपनियां हैं, उन सभी में अपने चहेतों को टेंडर देने का जो आरोप लगा था, इन आरोपों की जो शिकायत की गई थी, उसके आधार पर जब जांच की जा रही थी, तो जांच में फिलहाल दोनों आईएएसों का जो आरोप जो लगा था वो सिद्ध हो गया। इसके बाद जो जांच अब और तेज हुई है, इसके बाद जो जवाब तलब किया गया। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जिसमें इस घटना में 3 और अफसरों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन वो 3 अफसर कौन हैं, अभी इसके नाम नहीं खोले गए हैं। लेकिन कहा यह जा सकता है कि जिस तरीके से आईएएस अपने चहेतों को टेंडर देते हैं, तो उसका भी एक ये बड़ा
खुलासा है और भ्रष्टाचार का भी एक बड़ा खुलासा किया गया, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था सरकारी विभागों में जीरो टॉलरेंस के आधार पर सरकार काम करेगी, लेकिन उसी के आधार पर ही ये कार्रवाई भी कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी विभागों में लगातार भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही थी, तो उसके बाद ही ये जो जांच की गई थी ये जांच भी सही पाई गई। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से आईएएस के ऊपर ये जो आरोप सिद्ध हुए हैं, इन आरोपों के बाद आखिर सरकार इन आईएएसों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेती है, क्योंकि केवल ये 2 ही अफसर नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई अफसरों के ऊपर इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, चाहे फिर टेंडर दिलाना हो या फिर मनचाही पोस्टिंग हो, या फिर जो टेंडर की बात की जाए कि जो टेंडर दिए जाते हैं बड़े बड़े, तो कलीम जैसा कि आपने कहा कि आए दिन इससे पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं अफसरों पर, लेकिन प्रशासन ने अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी इसको रोकने के लिए, और अब फिर हाल ही में ये नया मामला सामने आया है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रही है। देखिए, ये चीज़ वही है कि जिस तरीके से जो शासन है, प्रशासन है, उसमें जो बड़े अफसर हैं, अफसरों की जब मिली भगत होती है, क्योंकि जांच भी जो होती है वो भी एक आईएएस और आईपीएस रैंक का अधिकारी करता है, क्योंकि जब विभाग की जब जांच करता है तो कहीं ना कहीं सहयोग भी प्राप्त होता है। लेकिन जिस तरीके से ये जो आरोप सिद्ध हुआ है, तो इसमें जो है जो आरोप जब सिद्ध हो गया तो अब इसमें कार्रवाई तो बनती है, क्योंकि जब पुलिस विभाग की बात की जाती है, जब उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उनको भी जेल की कार्रवाई होती है और बर्खास्तगी तक की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो क्या इस मामले में भी क्या जेल की कार्रवाई होगी या फिर बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी, इसको लेकर के भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम आपको कुछ पुरानी तस्वीर पे ले जाएंगे, क्योंकि ये तो 2 आईएएसों के नाम सामने आ चुके हैं और इनका आरोप भी सिद्ध हो चुका है, क्योंकि आपको याद होगा जैसे तत्कालीन यहाँ पर जो जिलाधिकारी आईएएस थे अभिषेक प्रकाश, उनके ऊपर भी कई गंभीर आरोप थे, जैसे कि बाराबंकी में कुछ नजूल की जमीन थी उसको जो है कब्जाने का आरोप था, उसको अपने परिवार और अपने चहेतों के नाम करने का भी जो आरोप था। इसके साथ ही जब उन्हें लखनऊ विकास प्राधिकरण का चार्ज दिया गया था, उस दौरान भी उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाए थे। फिलहाल उसकी रिपोर्ट भी शासन ने मांगी थी, लेकिन शासन में रिपोर्ट क्या गई है इसका भी खुलासा आज तक नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अब 2 आईएएस यानी कि अमित और प्रांजल, ये दोनों जो आईएएस हैं, इनके खिलाफ जो जांच की गई थी, जांच में फिलहाल आरोप इनका सिद्ध हो गया है, लेकिन क्या जांच के बाद जो कार्रवाइयां बनती हैं वो कार्रवाइयां होंगी या फिर ये फाइल यूं ही दबी की दबी रह जाएगी और इनको फिर से एक बार पोस्टिंग मिल जाएगी? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आईएएस की फाइल जो शुरू होती है वो फाइल आखिर दबा दी जाती है और उसके बाद उनकी पोस्टिंग हो जाती है। जब पोस्टिंग होती है फिर से जब उनका भ्रष्टाचार का उजागर होता है तब पुरानी फाइल खुलती है। लेकिन जो इस बार जो बात सामने आई, क्या इसमें ये फाइल बंद होगी या फिर ये फाइल यूं ही चलते हुए उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी? जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद कलीम। तो आपको बता दें, आईएएस पर भ्रष्टाचार के आरोप सही मिले हैं, वहीं जांच के बाद अब अमित मोहन और प्रांजल यादव के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है ये तो देखने वाली बात होगी। वहीं 3 अफसरों का और नाम सामने आया है, बता दें आपको। वहीं ये भ्रष्टाचार के आरोप आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी अफसर का नाम सामने आता रहता है इन भ्रष्टाचार को लेकर, आपको बता दें। वहीं लखीमपुर खीरी के प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टैनी को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट शुक्रवार 19 मई को अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि बीते 21 फरवरी को न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने अपील की फैसला सुरक्षित रख लिया था। निर्णय सुनाने के लिए अदालत ने 19 मई की तारीख निर्धारित की थी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, अब इस पे प्रभात गुप्ता हत्याकांड पे फैसला आने वाला है, तो क्या कुछ फैसला आ सकता है इस पर? देखिए, लखीमपुर के तिकोनिया में जो है प्रभात हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम दिया गया था, इस घटना में लगातार तीसरी बार फैसला सुरक्षित रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से तीसरी बार अब इसकी तारीख मुहर्रर की गई है, यानी कि शुक्रवार को, यानी आज जो शुक्रवार को जो फैसला आएगा, इस पे जो गृह राज्य मंत्री हैं यानी कि अजय मिश्रा टेनी, इनका भी भविष्य इस फैसले पर टिका हुआ है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस मामले में फैसले को सुरक्षित रखा जाया था, लेकिन अब जो सुरक्षा फैसला आएगा उस फैसले के बाद जैसे अब इनका भविष्य तय होगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी किसी मंत्री या फिर नेता के खिलाफ
कोई भी केस होता है तो उसमें ढिलाई भी बरती जाती है, क्योंकि जिस तरीके से गवाह और सबूत पेश किए जाते हैं तो उसके कारण ही अक्सर फैसला लेट हो जाता है। लेकिन अब ये इस फैसले की घड़ी आ चुकी है और आज सभी की निगाहें कोर्ट की तरफ हैं, क्योंकि आज ये बड़ा फैसला भी आएगा, जिसके बाद जो राज्य गृह मंत्री हैं इनका भी फैसला, क्योंकि इसका बेटा जो अगर बात की जाए, क्योंकि इसका बेटा भी पैरोल पर बाहर चल रहा है इस घटना के बाद, लेकिन 23 साल बाद जो फैसला है, इस फैसले को लेकर सभी की निगाहें आज कोर्ट पर हैं और कोर्ट के इस फैसले के बाद देखना होगा कि आखिर क्या कुछ सजा होती है, क्या जुर्माना होता है, क्योंकि ये बड़ा हत्याकांड था और काफी बहुचर्चित हत्याकांड कहा गया था ये। और इस मामले में लगातार तफ्तीश भी चल रही थी, चार्जशीटें भी दाखिल हुई थी, लेकिन एक नई तारीख दी गई है, तीसरी बार इसके लिए एक नई तारीख दी गई है। वही कई बार इस मामले को टाला जा चुका है, क्या कुछ वजह रही इसकी? देखिए, हर बार फैसला सुरक्षित रखा था, क्योंकि कभी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता था या फिर कोई ना कोई वजह आ जाती थी जिसके कारण ही फैसला नहीं सुनाया गया था। तो लेकिन अब जिस तरीके से आज के दिन इस फैसले की सुनवाई होनी है, तो इस फैसले को लेकर के देखना ये भी है क्या आज इस फैसले पर सुनवाई के दौरान फैसला आता है या फिर आज भी फैसला टल जाता है, क्योंकि आज की जो घड़ी है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से हत्याकांड था उसमें एक इंसाफ की बात है, उसके परिवार को इंसाफ की बात है, क्योंकि ये जो प्रभात है, प्रभात की जिस तरीके से हत्या हुई थी, परिवार लगातार इस मामले में इंसाफ के लिए दौड़ रहा था, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। जब कोर्ट में ये मामला भी गया तब भी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद आरोप सिद्ध हुए या फिर नहीं सिद्ध हुए, इसका एक घड़ी भी लगातार अब करीब आ चुकी है। और करीब आने के साथ आज जिस तरीके से फैसला आएगा तो उसमें साफ देखा जाएगा क्या जो प्रभात के परिजन है उनको इंसाफ मिलेगा या फिर इन लोगों को सजा होगी, क्योंकि ये एक बड़ा फैसला है और इस पर भविष्य भी अजय मिश्र टोनी का रखा हुआ है, क्योंकि अगर इसमें फैसला आता है और फैसले के बाद जिस तरीके से अगर सजा सुनाई जाती है तो जो क्या इनकी सदस्यता भी रद्द होगी कि या फिर इनका भविष्य एक अंधेरे में जाएगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद कलीम। तो आपको बता दें, प्रभात गुप्ता हत्याकांड में आज फैसला आना है। वहीं तीसरी बार ये तारीख तय की गई है फैसले की। हत्याकांड में तीसरी बार फैसले की तारीख तय की गई है। अजय मिश्रा टैनी समेत 4 के खिलाफ आपको बता दें फैसला आना है। वहीं मामले में बीते 14 साल से केस चल रहा है। आपको बता दें, प्रभात गुप्ता हत्याकांड में आज फैसला आ सकता है। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।